सोना चांदी ये सब चीज़ निकाल लेते थे, तो इससे राजाओं का नुकसान होता था। और इसे ले जाना जैसे यहाँ से नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया ले जा रहे हो तो बीच पे लिख के दे देते हैं, वहाँ जाते हैं, उस पर्ची को देते हैं, पैसे उतना मिल जाते हैं। तो ये चीज़ चालू हुई। इस चीज़ के बाद क्या हुआ कि राजाओं ने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, इससे तो हम अपने नोट छापे। तो राजाओं ने अपने नोट छापने लगे। क्या हुआ ये विदेश मतलब फॉरेन उसमें, तो किंग्स ने अपने चालू करे। इसके बाद आई मनी, ठीक है। अब ये जो आज के इसमें चल रही है मनी इस समय, तो ये जो मनी है ना, ये करेंसी, ये कौन छापता है पहले तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन छापता है ना। तो ये दो तरह के छापते हैं, एक आरबीआई और एक गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट। तो आरबीआई क्या छापती है, आरबीआई छापती है 2 रुपये से लेकर 1000 रुपये 10,000 रुपये तक के नोट, और बैंक केवल सिक्के छापते, कॉइन्स। हाँ, 1 रुपये का नोट। अगर 20,000 रुपये का नोट छापना पड़ेगा तो नहीं, 10,000 तक ही कहाँ जाएगा, मतलब पब्लिक दूर जाएगा, ये इकोनॉमी में आएगी पूरी करेंसी। तो देखिए जितना भी पैसा गवर्नमेंट ने और किसने, आरबीआई ने छापा, वो उसको कहते हैं बेस मनी। और वो ही बेस मनी एक तरह से हाई पावर्ड मनी होती है। लेकिन और वो करने के लिए नीचे को लाने, मतलब थोड़े से और उससे विस्तार से समझाने के लिए इसमें और भी कुछ दिया गया। वैसे तो बेस मनी को भी हाई पावर्ड मनी कहते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी में पैसा आया वो 2 तरह से डिवाइड होएगा। कुछ पैसा तो पब्लिक पर चला जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ पैसा बैंक में जाएगा। जो बैंक में जाएगा वो बैंक उस पैसे को क्या करेगा, रिजर्व करेगा। 2 तरीके से, एक तो सीआरआर अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा रिजर्व भी होता है, जैसे पैसा बैंक में पैसा रखा ही हुआ है, किसी ने डिपॉजिट करा वो रखा ही हुआ है, नहीं तो बैंक तो सारा पैसा अपना लोन पे ही दे देगी। तो इस वजह से तो अब कुछ पैसा तो पब्लिक पे आया, तो यहाँ पर हाई पावर्ड मनी का जो पब्लिक पर पैसा है, और जो बैंक पर रिजर्व पैसा है, उन दोनों पैसे को अगर मिलाओगे ना तो क्या बनेगा, हाई पावर्ड मनी, ठीक है। वैसे बेस मनी है ना, उसको भी वही कहते हैं, क्या नाम है, हाई पावर्ड मनी। देखो ये देखो, H बराबर C+R, हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू करेंसी प्लस रिजर्व, ठीक है। इसके बाद जो रिजर्व होता है ना, वो 2 तरीके से होता है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा रिजर्व फंड, जो एक्स्ट्रा रखा, और एक जो उसने गवर्नमेंट की वजह से, रूलों की वजह से रखा है। तो जो उनकी वजह से रखा उसे आरआर, और जो एक्स्ट्रा रिजर्व है उसे ईआर। तो ये मैथमेटिकली प्रूव होगा कि हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू H इज इक्वल टू C+RR प्लस ईआर, ठीक है। ये प्रूफ हाई पावर्ड मनी को ही सेक्योर्ड मनी भी कहते हैं और बेस मनी भी कहते हैं। ये तो ठीक है। पहले मैं मनी सप्लायर को मैथमेटिकल ना समझा के तुम्हें मतलब थ्योरेटिकल, हाँ मतलब उसमें समझाना चाहता हूँ, थ्योरेटिकल नहीं समझा, प्रैक्टिकल समझाना चाहता हूँ। देखिए ऐसा होता है कि ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली मनरेगा। अब मनरेगा में गवर्नमेंट ने 100 रुपये दिए किसी पर्सन को, एक पर्सन को 100 रुपये दिए। अब वो पर्सन, जिस पर्सन को 100 रुपये दिए, उस पर्सन ने अपने पास रख लिए वो पैसे, उसे बैंक पर भरोसा नहीं है कि मैं नहीं जमा कर रहा। तो जो सबसे छोटी यूनिट है मनी की, M1 क्या होती है, करेंसी जो पीपल के पास है, और डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो क्या हुई, 100 रुपये तो हुई, क्योंकि बस पीपल के जो लोग हैं, जो एक आदमी है पीपल है, उसके पास तो है, लेकिन बैंक में कुछ नहीं है, डिमांड डिपॉजिट कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने जमा ही नहीं करा। तो M1 हुई 100 नहीं, हमारे पास जो मनी है वो बैंक अभी काम नहीं ऑपरेट नहीं कर रहा है क्या? काम कर रहा है ऑपरेट, लेकिन मैंने नहीं जमा करी, तो पूरा का पूरा पैसा लोगों के पास है। तो मैं एक इंडिविजुअल लेके चल रहा हूँ, पूरी इकोनॉमी से नहीं समझा रहा, इंडिविजुअल समझा। तो बैंक M1 क्या हुआ, 100 रुपये तो हुआ, क्योंकि बैंक के पास तो कुछ भी नहीं, डिमांड डिपॉजिट कुछ नहीं है, तो 100 रुपये हुआ, ठीक है। दूसरा पर्सन है कोई, उस पर्सन ने, मतलब वही पर्सन है, उसका मन बदल गया कुछ दिनों बाद, और उसने वो अपने पैसे बैंक में जमा कर दिए डिमांड डिपॉजिट में। लेकिन जो आरबीआई है ना, उसने SLR, SLR वो क्या कर रखा, 100%। तो 100% तो वो किसी को लोन नहीं दे सकता, तो जब 100% कर रखा था, उसको 100% रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो अब क्या हुई M1, आदमी के पास तो 0 रुपये है, बैंक में कितने रुपए, 100 रुपये। तो 0 + 100 इज इक्वल टू 100। पहले भी 100 थे जब आदमी पे थे, अब भी 100 है, ठीक है। तो ये हो गई M1, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में आओ, अब जो बैंक है, नहीं M1 ही है, M1। तो अब जब वो जो पर्सन है, उस पर्सन ने 100 रुपये बैंक में जमा कर दिए, लेकिन अब आरबीआई ने जो SLR है, वो CRR है, वो अब 10% कर दी कि अब तुम्हें केवल 10% ही पैसा रिजर्व करके रखना है। 10% जो वो है उसको रिजर्व करके रखना है। तो आरबीआई ने, उसने बैंक ने क्या करा कि 10 रुपये तो रिजर्व कर लिए, और 90 रुपये किसी पर्सन 2 को लोन पे दे दिए। अब मानो जैसे मैं हूँ,
पर्सन जिसको लोन पे नहीं है, मैंने किसी पर्सन 3 से, किसी तीसरे पर्सन से कुछ चीज़ परचेज कर ली, मैंने इससे कुछ चीज़ परचेज करी तो इसने 90 रुपये से प्राप्त हुआ, और इसने किसी और बैंक में जाके उसको डिमांड डिपॉजिट कर दिया डिमांड डिपॉजिट। अब इसने उसमें जाकर डिमांड डिपॉजिट करा, तो अब जो M1 होगी ना, मनी मल्टीप्लर समझाऊंगा इसमें अभी मैं, अब जो M1 होगी वो 2 डिमांड डिपॉजिट होगी। एक तो जो तुमने करा, जो पर्सन वन ने करा 100 रुपये, और दूसरा जो इसने करा 90 रुपये। तो अब M1 क्या होगी, 100 + 90 इजिकल टू 190। अब ये जो है ये आगे भी करेगा। अब ये इसका मतलब बैंक ने जिस बैंक में इसने पैसे जमा करे हैं पर्सन 3 ने, वो 10% पैसा रिजर्व करेगी और बाकी पैसा फिर बैंक मतलब फिर लोन पे देगी। मतलब कि 9 रुपये रिजर्व करेगी और 81 रुपये फिर देगी। फिर वो 81 रुपये किसी और बैंक में जमा होंगे, वो जो 81 रुपये होंगे फिर वो 10% रिजर्व करेगी और फिर वो किसी और को देगी। मतलब ऐसे जब तक जीरो नहीं होंगे वो पैसे, वो चलते रहेंगे। 10% ना होगी सर, 20%। अरे यार, अरे वो ऐसा एग्जाम्पल है, समझो कैसे 100% होता भी 100% भी नहीं होता CRR ऐसा। तो अब ये जब तक 0 रुपये नहीं होगा, ऐसे जब डिमांड डिपॉजिट बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। तो जब हम इसको जोड़ते हैं ना, ऊपर से नीचे तक टोटल जब अमाउंट जोड़ते हैं, तो जो रुपए हो जाते हैं ना, जो जैसे 100 + 90 + 81 + 72 कुछ प्लस और कुछ ऐसे, तो वो हो जाते हैं 1000 रुपये। और जो रिजर्व मनी होती है ना बैंक के पास, वो होती है 100 रुपये। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, जो बैंक ने एक इतनी 100 रुपये मनी को ही इतने रुपए बना दी, 1000 रुपये बना दी, इसी को मनी मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, अभी मनी ये देखो मैं सब इसमें, तो ये M2 है, नहीं M1 ये सब M1 में ही चल रहा है। M1 में ही, मैं M1 के उससे ही बताइए। ठीक है, हाँ M1। ठीक है, अब देखो सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है, सप्लाई ऑफ मनी होता C + DD, वही डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो मनी मल्टीपल उसमें बता रहा हूँ थियोरेटिकल। तो जो सप्लाई ऑफ मनी और हाई पावर्ड मनी का जब डिवाइड करते हैं, ये कर दिया, इक्वेशन आ गई, फिर इसको D से इक्वेशन आ गई, फिर इसको D से वो कर दिया डिवाइड सम। ठीक है, और फिर इसमें क्या नाम 1 + CD, और CD को CR से शो करते हैं, RRD को CR से शो करते हैं, RRD को इससे ये मनी मल्टी सीधे ये मनी मल्टीप्लायर। मतलब मनी मल्टीप्लायर ये किसमें, थियोरेटिकल, और जो मैंने तुम्हें समझाया डेली लाइफ में। तो ये सिर्फ M1 ही पढ़ना है ना, ये M ही पढ़ना है, ये M। अब मैंने M1 पे तुम्हें मनी मल्टीप्लायर समझा दिया, हाई पावर्ड मनी समझा दिया, हाई पावर्ड मनी, बेस मनी, जो बेस मनी कहते हैं और उसको कहते हैं दोनों को, मतलब पब्लिक की और बैंक की रिजर्व मनी को। मनी मल्टीपल हाई पावर्ड मनी और उसके सप्लाई मनी के उसको कहते हैं। ठीक है, डिवाइड मतलब क्या कहेंगे इसे, M स्मॉल m इजिकल टू कैपिटल M बटे H। H क्या है, हाई पावर। ठीक है, अब है मेजरमेंट में, है ना, अब है मेजरमेंट M स्मॉल m इजिकल टू कैपिटल M बटे H। H क्या है, ये ठीक, इसमें कि अब मेजरमेंट करेंसी लोगों के पास है वो आता है, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक्स के पास है वो आता है। उसके बाद M2 वो M3 समझो पहले। M1 जो मतलब लोगों के पास है, और डिमांड डिपॉजिट में अगर बैंक की उनको जोड़ेंगे, बैंक की टाइम डिपॉजिट को तो M3 बनेगी, और इसको ब्रॉड मनी कहेंगे। और हाँ मतलब जो हाँ जैसे RD टाइप ऐसी चीज़। ठीक है, तो FD करा लेते हैं कि 10 साल की FD होगी, उसको जोड़ेंगे तो M3 बनेंगे। ये ब्रॉड मनी होती है। और मतलब ब्रॉड मनी M2 जो है ना, वो भी नैरो मनी में आता है, और M4 जो है वो ब्रॉड मनी में आता है। लेकिन जब हम मेजरमेंट करते हैं ना इकोनॉमी का, जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर आ सकता है कि नैरो मनी कौन सी है, तो M1 M2 कह सकते हैं, और ब्रॉड मनी कौन सी है, M3 M4 कह सकते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो लोग करते हैं वो केवल M1 को ही नैरो मनी मानते हैं और M3 को ही ब्रॉड मनी मानते हैं। दो चीजों का यूज करते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, M1 और M3। MR क्या है, M3 M4 सबका यूज करते हैं, लेकिन नैरो मनी M1 को ही मानते हैं और ब्रॉड मनी M